गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइज लास्ट क्लास में ना अपने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बेसिक फंडा कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्रीज वगैरह सीखे थे। एक बार पहले 5 to 10 मिनट्स में अपने रिकैप करते हैं कि एग्जैक्टली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या प्रोसेस क्या सिस्टम है, और उसके बाद एक बार डेट्स को लेकर के थोड़ा सा क्लियरिटी का जरूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी डिबेंचर्स रिडीम होगा तो ये एक डीआरआर क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट और एक डीआरआई करने का रिक्वायरमेंट, इसको लेकर के आप लोग को एक चार्ट टेबल बनवाया हुआ है। बस उसको फोकस करना कि किसको डीआरआर करने का जरूरत है, किसको डीआरआई करने का जरूरत है। डीआरआर सर किसको करने का जरूरत है? डीआरआर सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी। एनबीएफसी एचएफसी को छोड़ करके बाकी जितना अनलिस्टेड कंपनी है वो सब डीआरआर बनाएगा। ठीक है, वो टेबल आप लोग का जो बनवाया वो एज इट इज है, बस उसके बाद और कोई को डीआरआर का जरूरत नहीं है। डीआरआई किसको करने का जरूरत है? सर ये वाला कैटेगरी डीआरआई भी करेगा, ये वाला कैटेगरी डीआरआई भी करेगा, और साथ में और कौन करेगा डीआरआई? लिस्टेड कंपनीज करेगा, जो कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं है, और एनबीएफसी एचएफसी लिस्टेड कंपनी अगर एनबीएफसी एचएफसी है तो वो लोग डीआरआई करेंगे। तो डीआरआई करने वाला 3 कैटेगरी हुआ सर, एक लिस्टेड कंपनी विच इज एनबीएफसी और एचएफसी, अदर लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी। तो अगर हम पूछे बताओ एनबीएफसी को डीआरआई करने का जरूरत है क्या, आप लोग का आंसर होगा सर अगर लिस्टेड है तो आंसर इज यस, अगर लिस्टेड नहीं है अनलिस्टेड है तो आंसर इज नो। एआईएफआई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है वो लोग को। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हुआ सर लॉ का रिक्वायरमेंट कि किसको डीआरआर और किसको डीआरआई करने का जरूरत है, ये वाला मैटर क्लोज। अब दूसरा बात सुनो, डिस्टर्ब। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। डीआरआर डीआरआई किसको करना है ये बात क्लियर है। जर्नल एंट्री हम लोग का ये था सर, देखो लॉ का रिक्वायरमेंट ये है कि डीआरआर शुड बी क्रिएटेड, डीआरआर शुड बी क्रिएटेड 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर। इस साल में, इस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, इस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना रिडेम्पशन होने वाला है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में कितना रिडेम्पशन हम लोग करने वाले हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितना है, उसका 10% आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे जैसे रिडेम्पशन होता चला जाएगा वैसे वैसे अपने डीआरआर को जीआर में भेजते चले जाएंगे, जनरल रिजर्व में भेजते चले जाएंगे। सर जब डीआरआर क्रिएट करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पीएल टू डीआरआर। सर ये तो बड़ा वाला अमाउंट के ऊपर करेंगे, जैसे मान लीजिए 500 रुपया का अगर रिडेम्पशन होने वाला है, टोटल 500 का रिडेम्पशन होने वाला, तो इसका 10% हम लोग डीआरआर करेंगे 50 का। अब मान लो ये थोड़ा थोड़ा करके रिडीम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके रिडीम हो रहा है, तो जैसे ही मान लो इस 500 में से 200 का रिडेम्पशन हो गया, 200 का रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया। रिडेम्पशन का जर्नल एंट्री पर हम बोल रहे हैं, सुन लेना सर। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पहले से है तो वो भी डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये लोग का पेमेंट वाला काम खत्म हुआ, आपके पास पहले से डीआरआर क्रिएटेड था, अब इस डीआरआर को आप वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। सर मान लीजिए 200 डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया,
आउट ऑफ 500 200 का हो गया तो 20 डीआरआर से जनरल रिजर्व में चला जाएगा। करेक्ट। डीआरआर क्रिएट किया जाता है फ्री रिजर्व से। जनरली सर आप पीएल से भी बना सकते हैं, जनरल रिजर्व से भी बना सकते हैं, बट जनरली आपको पीएल का बैलेंस दिया हुआ रहता है और अगर कुछ नहीं बोलता तो हम लोग पीएल ही यूज करते हैं। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीएल से करेंगे। अगर पीएल और डीआरआर दोनों दिया तो आप दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग से कुछ बोल देगा तो जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। ठीक है। अब सर अब क्वेश्चन ये उठा कि ये कब किया जाए, डीआरआर क्रिएट करने वाला काम कब किया जाए, डीआरआर को जीआर में कब भेजना है, ये एकदम क्लियर है। जिस दिन आप रिडेम्पशन कर देंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक हुआ, नेक्स्ट एंट्री ये वाला पास कर देना प्रोपोर्शनेट अमाउंट का। इस डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात ये है, क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग डीआरआर क्रिएट करने वाला काम किस दिन करें, डीआरआर क्रिएट किस दिन करें। लॉ बोलता है एनी टाइम बिफोर द रिडेम्पशन स्टार्ट्स। रिडेम्पशन स्टार्ट होगा उसके पहले बस कर देना है, लॉ इतना ही बोलता है। तो सर अगर 31 मार्च 2027 को रिडेम्पशन होना है तो हम 31 मार्च 27 को रिडेम्पशन करने के पहले डीआरआर क्रिएट कर सकते हैं और उसी दिन फिर रिडेम्पशन करके वापस से डीआरआर टू जनरल रिजर्व भी कर सकते हैं। सेम डेट पर जिस दिन रिडेम्पशन होने वाला है उसी दिन हम पीएल टू डीआरआर कर सकते हैं, रिडेम्पशन कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना हम लोग रिडेम्पशन कर दिए उतना अमाउंट का वापस से डीआरआर टू जनरल रिजर्व प्रोपोर्शनेट अमाउंट कर सकते हैं। ये है एज पर लॉ। कभी कभी क्वेश्चन आपको डेट मेंशन कर देगा किस दिन क्रिएट करना, और कभी कभी क्वेश्चन अमाउंट भी मेंशन कर देगा कि नहीं हमको ज्यादा का डीआरआर करना है। क्वेश्चन अगर डेट बोल देगा, क्वेश्चन अगर अमाउंट बोल देगा, तो क्वेश्चन जो बोलेगा वो करना है। क्वेश्चन आपको पहले से बोल देगा इस दिन इतना, इस दिन इतना, या इस दिन इतना परसेंटेज, इस दिन इतना परसेंटेज डीआरआर क्रिएट करना है। क्वेश्चन अगर बोल दिया थैंक यू सो मच, क्वेश्चन जो बोला वो करना है। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करना है, तो जिस फाइनेंशियल ईयर में रिडेम्पशन होने वाला है, से फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 26-27 में, 26-27 में, तो 1 अप्रैल 26 से लेकर के 31 मार्च 27 इज द फाइनेंशियल ईयर। आप उसके जस्ट प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड दैट इज 31 मार्च 26 के दिन आप डीआरआर क्रिएट करने वाला काम कर दीजिए। बस आप इस दिन डीआरआर क्रिएट करने वाला काम कर दीजिए। कुछ देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट कि नहीं सर ये जिस दिन हम लोग रिडेम्पशन स्टार्ट करेंगे, आपको कोई स्कूल ऐसा बोल सकता है, किसी स्कूल में इस तरह का पैटर्न फॉलो हो सकता है कि जिस दिन डीआरआर स्टार्ट होगा, जिस दिन रिडेम्पशन स्टार्ट होगा उस दिन हम लोग डीआरआर पहली बार क्रिएट करेंगे, उसी दिन हम लोग डीआरआर क्रिएट करेंगे जिस दिन रिडेम्पशन स्टार्ट होगा। ठीक है, वैसा भी कर सकता है अगर स्कूल इसको रिजिड है तो। अदरवाइज हम लोग डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल जनरली फॉलो करते हैं एंड दे फॉलो ये वाला मेथड जो अभी हम बता रहे हैं, एंड अपने भी क्लास में यही वाला मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सेप्टेड बाय बोर्ड एज पर लॉ। हम आप लोग को पहले ही बोल चुके चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, लॉ इज फाइन। तो ऐसे देखा जाए तो सर दोनों करेक्ट है। हम लोग का ये स्टैंड है कि हम लोग कैसे करेंगे, सर हम लोग ऐसे करेंगे और बोर्ड में ये वाला चीज एक्सेप्टेड है। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन अगर कोई डेट बोल दिया, क्वेश्चन अगर हम लोग को कुछ स्पेसिफाई कर दिया, तो क्वेश्चन जो स्पेसिफाई कर दिया वो करना पड़ेगा। ना स्कूल का चलेगा ना अजम्पशन चलेगा, कुछ नहीं। क्वेश्चन जो बोला फिर वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर कुछ नहीं बोला तो ये वो वाला कहानी है कि क्या करें। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखने का, एकदम क्लियर है। डन। सर अब डीआरआई कब करें, सर डीआरआई का भी एकदम सिंपल डेट है कि अगर 26-27 में इस फाइनेंशियल ईयर में रिडेम्पशन होने वाला है तो इस ईयर के बिगिनिंग में डीआरआई करने का रिक्वायरमेंट है। इस ईयर के बिगिनिंग में डीआरआई करने का रिक्वायरमेंट है। और कंपनीज एक्ट को देखते हुए ही बोलता है 30 अप्रैल तक कर लेना। ईयर का बिगिनिंग मतलब 30 अप्रैल तक, अप्रैल महीना में कर लेना, अप्रैल मंथ में कर लेना। तो अप्रैल मंथ का मतलब तो हम 30 अप्रैल को भी किए तो हो गया। तो हम 30 अप्रैल को अपने जनरली उस फाइनेंशियल ईयर में जिस साल में रिडेम्पशन होने वाला है उस साल के एकदम बिगिनिंग में, एकदम बिगिनिंग को हम लोग कुछ नहीं बोला अगर क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर डेट बोल दिया तो क्वेश्चन जो बोल दिया वो करना ही करना है। क्वेश्चन अगर नहीं बोला तो 30 अप्रैल को करेंगे। और डीआरआई करने का एंट्री क्या होगा सर, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक।
और जिस दिन डेट ऑफ रिडेम्पशन आएगा, रिडेम्पशन स्टार्ट करने के पहले, रिडेम्पशन स्टार्ट करने के पहले पहले अपना इन्वेस्टमेंट बेच देना जितना बेच सकते। ये डिपेंड करेगा सर, ये लास्ट क्लास में हम लोग एक डिस्कशन किए थे एक सम का, कि आप रिडेम्पशन कितना कर सकते हो, आप डीआरआई कितना बेच सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर लमसम रिडेम्पशन है सर, लमसम क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट क्या हुआ, वो अपने बात करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद ये वाला बात को वापस से फोकस करें। ठीक है, पहले ये समझो टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन, ये आप लोग कॉपी में भी लिखिए, टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन। सीधा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग को यही देना है, कॉपी में जहां तक लिखा हुआ है उसके बाद यही वाला हेडिंग देना है। एक है लम सम रिडेम्पशन, दूसरा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरा परचेज इन द ओपन मार्केट ऑफ ओन डिबेंचर्स, परचेज इन ओपन मार्केट ऑफ ओन डिबेंचर्स, तीसरा कन्वर्जन ऑफ ओन डिबेंचर इन इक्विटी शेयर्स, कन्वर्शन ऑफ डिबेंचर्स इन इक्विटी शेयर्स। कन्वर्जन हो गया, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर है तो, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अगर है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो अब डिबेंचर का रिडेम्पशन हो गया ना, अब तो डिबेंचर नहीं रहा, वो तो रिडीम हो गया, अब वो इक्विटी शेयर बन गया। अब सुन लेना, हम लोग को अभी ये दोनों टॉपिक को कवर नहीं करना है, ये दोनों का सम्स हम लोग से एग्जाम में नहीं, खाली थियोरिटिकली आपको पता होना चाहिए। सम्स हम लोग को पूछा जाता है सर ये दोनों के ऊपर। अब एक बार चारों का मतलब समझते हैं। सर मान लीजिए आप 10 लाख रुपया का डिबेंचर इशू करके रखे हैं, टोटल अमाउंट है 10 लाख रुपीस, आप 5 साल बाद पूरा 10 लाख रुपया एक बार में रीपे कर देंगे, सिंगल शॉट रिपेमेंट, वन शॉट रिपेमेंट। ऐसे ऐसे मानो ना 10 लाख रुपया का लोन लिए और बोले पब्लिक सुनो 5 साल बाद आना, एक साल पूरा पैसा दे देंगे, दिस इज लमसम रिडेम्पशन, रिडीम कर देंगे एक साथ पूरा पैसा दे देंगे, दिस इज लमसम रिडेम्पशन। ड्रॉ ऑफ लॉट्स को इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। सर पहले तो मतलब समझ लो, 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किए और पूरा 10 लाख एक बार में रिडीम नहीं करेंगे, दो 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 दो, तीन तीन दो दो, चार एक, दो दो एक, किसी भी पैटर्न में, पैटर्न डजंट मैटर, एक बार से ज्यादा में, एक बार से ज्यादा में रीपेमेंट करेंगे, एक बार से ज्यादा में रीपेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे, इसी को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट भी कोई जरूरी नहीं है कि एक साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 3 साल बाद, नहीं, हो सकता है पहला इंस्टॉलमेंट हम 3 साल बाद दें, फिर और 2 साल बाद दे, फिर 1 साल बाद दे, फिर 4 साल बाद दे, कोई भी पैटर्न हो सकता है ना। नंबर ऑफ ईयर का, टाइम पीरियड का गैप 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। सिंपल सा बात है, दो से एक से ज्यादा नंबर ऑफ पेमेंट होगा, दो या उससे ज्यादा बार में, दो या उससे ज्यादा बार में रिडेम्पशन होगा, एक बार में पूरा 10 लाख नहीं देंगे, एक बार 9,90,000 और एक बार 10,000 भी दिए तो भी इंस्टॉलमेंट हो गया, करेक्ट। तो ये सर मतलब तो समझ में आया। अब बात ये है कि सर ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स क्यों बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, जनरली क्या होता है, सुनना सुनना,
डिबेंचर का ना ऐसे नंबरिंग होता है, 1 2 एग्जांपल समझ लो, बहुत सारा डिबेंचर, एक एक डिबेंचर जैसे 100 डिबेंचर का एक बंडल होता है, डिबेंचर नंबर इतना से इतना, इतना से इतना, ठीक है, इस तरह से कैटेगराइजेशन हो। अब मान लो 10 लाख डिबेंचर है, 100 रुपया का एक एक डिबेंचर है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ डिबेंचर हुआ, कितना नंबर ऑफ डिबेंचर हुआ, 10,000 डिबेंचर हुआ, 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो ये जो 10,000 डिबेंचर है ना, ये अलग 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 लोगों को दिया हुआ है। कंपनी क्या कर रहा है, ऐसे मान लो 5 लाख 5 लाख ऐसे रिडीम कर रहा है, पहले 5 लाख फिर 5 लाख, दो बार में 10 लाख का टोटल अमाउंट है, तो 5 लाख रिडीम कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं करता है कि अगर कोई डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है तो उसको बोलता है कि तुम्हारा 50 रुपया तुम ले लो और तुम्हारा 50 रुपया बाकी का 50 रुपया बाद में देंगे, ऐसा नहीं करता है। क्या करता है सुनो, बोलता है कि 10,000 डिबेंचर है ना, उसमें से 5,000 डिबेंचर को हम पूरा पेमेंट कर देंगे, बाकी 5,000 को बाद में करेंगे। मान लो 10 लाख है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख है रिडीम करना है, तो वो 2 लाख का मतलब 20% नहीं है, 100 का 20 कर देंगे, 100 रुपया का डिवेंचर है तो उसमें से 20 रुपया कर देंगे, फिर 20 रुपया कर देंगे, नहीं, जिसको रिडीम करेंगे उसको पूरा 100 रुपया कर देंगे। लेकिन किसको करेंगे ये डिपेंड करता है। हम लोग 10,000 डिवेंचर ना 2,000 2,000 2,000 करेंगे। अब ये 2,000 कौन सा करेंगे, ये लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, तो बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यहां से नाम पड़ा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इसीलिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स इंस्टॉलमेंट सिस्टम, राइट। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। पक्का? ड्रॉ ऑफ लॉट्स हम लोगों को क्लियर है। ऑल राइट, तो ये वाला बात समझ में आया। परचेज इन द ओपन मार्केट क्या होता है कि हम कोई डिबेंचर इशू करके रखे हैं मार्केट में, वो डिबेंचर हो सकता है ट्रेड हो रहा हो। अगर मेरे को एक एक डिबेंचर 100 रुपया का है तो मेरे को एक एक डिबेंचर के बदले 100 रुपया लौटाना है। हम देख रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट और बिकॉज ऑफ द कूपन रेट और वॉट एवर रीजन इन द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, the situation is such that my debentures are trading in the market at 99, at 98, 100 से कम में, एक छोटा सा भी कमती अगर है, 50 पैसा भी कम है ना, 9.5 है, मार्केट में 99 रुपीज है डिबेंचर का, और रिडेम्पशन का टाइम आने वाला है। हम अपॉर्चुनिटी देखें, हम बोले यार 100 रुपया करके देना पड़ेगा, इससे अच्छा मार्केट में 99 रुपीज में बिक रहा है, अपना खुद का डिबेंचर 99 रुपीज में खरीद लो। एक तरफ ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इसीलिए आप लोग को अभी इसका समझ नहीं करना है, बट थोड़ा सा समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। यहां पे एक तरफ आपके बैलेंस शीट में डिबेंचर अमाउंट दिख रहा है 10 लाख रुपया, आप जब अपना खुद का डिबेंचर मार्केट से खरीद लोगे तो यही वाला डिबेंचर आपके बैलेंस शीट में असेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर के नाम से भी दिखेगा, यस और नो। और हो सकता है कि 9,90,000 में दिखे अगर आप 99 में खरीद रहे हैं तो, अगर आप 99 में खरीद रहे हैं तो आप ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, यस और नो। दिस इज ऑल्सो इन अ वे रिडेम्पशन। हाँ, थोड़ा सा फील अगर आ गया तो उतना ही है ना, क्योंकि समझ हम लोग को इसके ऊपर करना नहीं, दे देता तो बहुत इजी। तो पूरा नाम हम बोले, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट एंड कैंसिलेशन, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन द ओपन मार्केट एंड देन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर्स। जनरली प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर होता है। जनरली कंपनी अपना खुद का डिबेंचर मार्केट से तब खरीदता है जब जितना उसको रीपे करना उससे कमती में बिक रहा होता है मार्केट में, फॉर वॉट एवर रीजन। क्या जितना कर पाएगा उतना करेगा, मान लो 4,95,000 ही किया, आधा ही कर पाया, तो 5 लाख का तो राइट ऑफ करेगा, 5,000 का प्रॉफिट बुक करेगा। मतलब अगर मेरे को एक बार जर्नल एंट्री भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना पड़े ना तो देखो ऐसे करेगा। डिबेंचर तो है ही, डिबेंचर तो है ही, सब नॉर्मल बैलेंस शीट में जैसे एक डिबेंचर रहता है वो तो है ही, हम खाली इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर वाला तरीका बता रहे हैं। एक बार देख लो आप लोगों को, ये सब कुछ भी लिखना नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर डेबिट, से फॉर एग्जांपल 4,95,000 टू बैंक, ये बैंक से मेरे पैसा गया, इस इन्वेस्टमेंट को अब कैंसिल कर देगा। एंट्री देखो, डिबेंचर सर कितना, 5 लाख रुपया का,
और इन्वेस्टमेंट जो कैंसिल हुआ वो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर पूरा 4,95,000 का। तो ये हो गया सर प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर ये जनरली पीएल अकाउंट में चला जाता है एज एन अदर इनकम। पीएल में आपका इनकम हो गया 5,000, दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इन अ वे रिडेम्पशन, क्योंकि डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो गया, देख लो, और बैंक से पैसा जा चुका, पहले ही जा चुका, right? Just another method of redemption. This is another method of redemption, just another method of redemption. जैसे आप लमसम रीपेमेंट करते हैं, जैसे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देते हैं, वैसे आप ओन डिबेंचर परचेस करके रिडेम्पशन कर दिए, इतना सब आता है, रिडेम्पशन ही तो हुआ, ये और क्या हुआ। कन्वर्जन का मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह का चक्कर हो सकता है, कन्वर्ट कर दिए, डिबेंचर को डेबिट कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया, राइट। ये थियोरिटिकली हम लोग को पता होना चाहिए, पता चल गया, समझ में आ गया। और सर एक बात बता देते हैं, जो कन्वर्जन वाला मेथड है ना, आपको कभी भी डीआरआई करने का जरूरत, रादर डीआरआर करने का भी, डीआरआई करने, क्योंकि कैश का आउटफ्लो होगा ही नहीं, क्या आप प्रोटेक्ट करोगे, वो प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, एज पर अग्रीमेंट आपको उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करोगे, इसमें कोई डीआरआई का जरूरत नहीं। तो ये चारों मेथड हम लोग को क्लियर है, चारों मेथड एकदम पक्का क्लियर है। अब सुनना, इसमें क्या होता है, एक बार पूरा प्रोसेस को देखो, सुनो, समझो, उसके बाद अपने सम्स देखेंगे। सर जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर इशू का जर्नल एंट्री तो हमको पता है, बहुत सिंपल है। अब रिडेम्पशन का टाइम आ गया, रिडेम्पशन का टाइम आ गया, रिडेम्पशन का टाइम अगर आ गया तो पहले तो हम डीआरआर क्रिएट कर लिए। से फॉर एग्जांपल हम लोग को सिंगल शॉट रिडेम्पशन करना है, 10 लाख रुपया का, रुपीज 10 लाख का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, 10 लाख रुपया का डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ये हमको एक बार में रिडीम करना है, कब, 31 मार्च 24 को। हम लोग जर्नल एंट्री, पहला जर्नल एंट्री रिडेम्पशन से रिलेटेड, रिडेम्पशन और इशू ऑफ डिबेंचर का एंट्री का बात हो चुका, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम सिर्फ रिडेम्पशन का बात कर रहे हैं। रिडेम्पशन से रिलेटेड पहला जर्नल एंट्री होगा 31 मार्च 23। पीएल, जनरली पीएल यूज करते हैं, जनरल रिजर्व भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड, डिविडेंड इसी से बांटा जाता है। पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। सर कितना, एक बार में कितना सर, 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10%, मतलब 1 लाख। अब सर नेक्स्ट डेट क्या आएगा, 30 अप्रैल 23 फाइनेंशियल ईयर, आपने रिडीम करने वाले हैं 31 मार्च 24 को। चलो हम इसको और बढ़िया कर देते हैं, 31 जनवरी 24 को रिडीम करने, और बोलो 31 जनवरी 24 को करने वाले, सो व्हाट, कोई जरूरी थोड़ा ना ईयर एंड पे होगा रिडम्पशन। एक बार में पूरा 10 लाख रुपया रिडीम कर देंगे 31 जनवरी 24, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर, रिडेम्पशन का, रीपेमेंट का, लोन का रीपेमेंट करना है, क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। तो सर अगेन फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 23 24, इसके जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट ये रहा, इस दिन हम लोग डीआरआर क्रिएट कर दें। फिर ये वाला साल का बिगनिंग, मतलब अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ का लास्ट डेट 30 अप्रैल, तो हम लोग डीआरआई कर दिए। अच्छा डीआरआई किए ना, हम लोग को 15% बोला, मान लो बोला कि हम लोग 15% मतलब 1,50,000, 1,50,000 का डीआरआई किए, और लेकिन हम लोग का 2% का ब्रोकरेज लग, वो भी इस इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड हो जाता है, इस बोल 1,50,000 प्लस 2% का ब्रोकरेज, या बोल दिया 5,000 ब्रोकरेज लग गया, तो 155 का हो गया इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज बोल सकता है, ये सब एकदम बेसिक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, मतलब इसमें रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ने का हमको जरूरत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है कि अगर हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, वो इन्वेस्टमेंट को खरीदते समय अगर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई खर्चा लग रहा है तो वो उस इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है।
तो DRI अकाउंट डेबिट, अभी हम लोग सिंपल रख रहे हैं सर, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किए और हम लोग के बैंक से पैसा चला गया। अब सर डेट ऑफ रिडेम्पशन आ गया 31 जनवरी 24। डेट ऑफ रिडेम्पशन आ गया। डेट ऑफ रिडेम्पशन के दिन हम लोग रिडेम्पशन जब करने जाएंगे उसके पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट वापस से बेच देंगे। तो आप लोगों को ये जर्नल एंट्री बैक टू बैक देखने मिलेगा। तो कभी कभी ये लगता है कि ये क्या, एक बार इन्वेस्टमेंट खरीदा एक बार इन्वेस्टमेंट बेचा। हाँ तो कंपनीज एक्ट चल रहा है ना, कंपनीज एक्ट ये सब करवा रहा है हम लोग, तो हम लोग करेंगे, क्या दिक्कत है। 31 जनवरी को हम लोग से इन्वेस्टमेंट, अब हो सकता है कि ये सर एक इन्वेस्टमेंट ऐसा था जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो हम लोग 30 अप्रैल से लेकर के 31 जनवरी तक होल्ड किए उतना दिन का क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काउंटिंग नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काउंटिंग सर कितना महीना हुआ बोलो तो। सर हम बोल देते हैं चलो इंटरेस्ट रेट है 8%, इंटरेस्ट रेट है 8%। अब बताओ मेरे को कितना बैंक में पैसा आएगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो रिडीम कर दिए सर, बैंक रिडीम कर दिए बोल रहे, सॉरी इन्वेस्टमेंट बेच दिए, इन्वेस्टमेंट को सल्टा दिए, बैंक अकाउंट डेबिट। सर देखिए 1,50,000 का इस कैलकुलेशन हम दिखा रहे हैं, 1,50,000 का 8/100, लेकिन सर सिर्फ 9 मंथ्स के लिए आपने होल्ड किया है। 9 मंथ्स कैसे हुआ सर, 30 अप्रैल तो होल्ड आपने किया नहीं, अप्रैल महीना तो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, तो 9 मंथ्स आपने होल्ड किया। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बताओ कितना होता है, 9,000। 9,000 वेट, सुनो बैंक में कितना पैसा आया सर, एक तो अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट पूरा 1,50,000 में ही बेचे, ज्यादा कम में भी बिक सकता है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है, इस नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, घबराने का नहीं। अब बेचते समय कोई ब्रोकरेज लग गया, उस सेल प्रोसीड से माइनस करना पड़ेगा, बैंक में पैसा नहीं आया वो वाला, हो सकता है। सुनना, हम बोल रहे हैं साथ साथ कैलकुलेशन करना एकदम आराम से। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, क्वेश्चन बोला हम लोग बेच दिए 20% का प्रीमियम में, या अलग तरीके से बोल दिया हम लोग बेच दिए 1,80,000 में, या हम लोग बेच दिए 30,000 प्रॉफिट में, जैसे बोलना है बोलो, एक ही बात है। 20% प्रीमियम में बेचा, 30,000 के प्रॉफिट में बेचा, 1,80,000 में बेचा, एक ही बात बोला, सारा बात जैसे बोलना है बोल दो। और फिर साथ में ये बोला देयर वाज अ 2% का ब्रोकरेज एट द टाइम ऑफ सेल, बेचते समय 2% का ब्रोकरेज लगा। सर 1,80,000 में बेचा, जितने में बेचते हैं उसके ऊपर 2% लगता है, 3,600 लग गया, 3,600 लग गया। तो बैंक में पैसा कितना आया, 1,80,000 माइनस 3,600, 1,76,400। हाँ, और इंटरेस्ट का इनकम का जो 9,000 आया वो अलग है, आप दो एंट्री में ब्रेक कर सकते हैं। चलो आप एक और काम ये कर देते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, मान लो बैंक टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इसको अलग कर दिए तो अलग हो गया, इसमें 1.5 लाख भी होगा। इंटरेस्ट इज ऑलवेज फेस वैल्यू, 1.5 लाख हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फेस वैल्यू, मान लो फेस वैल्यू नहीं है, ये कुछ और है फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा फेस वैल्यू का क्या रोल है, फेस वैल्यू किस काम में आता है, सिर्फ दो काम, एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और एक डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए, बाकी का कोई काम नहीं है, खाली अकाउंटिंग करते हैं फेस वैल्यू के नाम पे। कंपनी अकाउंट, जो कंपनी अपना अकाउंटिंग करता है वो फेस वैल्यू पे कैपिटल या डिबेंचर दिखाता है, बाकी अदरवाइज फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं। तो ये इंटरेस्ट का इनकम आ गया, ठीक है, चलो हम पहले इंटरेस्ट इनकम का अकाउंटिंग पहले अलग से दिखा दिया। अब सुनो यहां पे भी एक चीज बोलते हैं, अच्छा नहीं थोड़ा सा एक बार में ज्यादा हो जाएगा, पहले यही समझो। 31 जनवरी 24 को ये तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट का पैसा मिला। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेचने में जो कैलकुलेशन हम बोले कैसे सर, वापिस से देखो, बैंक में पैसा आया कितना सर, देखो ये वाला कैलकुलेशन, हम लोग का सर 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट था, हम लोग 20% प्रीमियम में बेचे, मतलब हम लोग 30,000 ज्यादा में बेचे, टोटल 1,80,000 में बेचे, लेकिन सर 2% का ब्रोकरेज कट गया,
तो टोटल 1,76,400 हम लोग के अकाउंट में आया सकता है। उसके बाद टू इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास है 1,50,000 का। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग का हो गया 26,400। 30,000 का नहीं हुआ प्रॉफिट, चेक करो। ये सब चीज को लेकर के थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चन पेपर में दे सकता है, तो हम लोग केयरफुल रहेंगे, सब अकाउंटिंग करेंगे नॉर्मल। यहाँ पे एक छोटा सा चीज और बताना बाकी रह गया। इंटरेस्ट इनकम के केस में, इंटरेस्ट इनकम के केस में सामने वाला पार्टी जब हम लोग को इंटरेस्ट का पैसा देगा तो वो हो सकता है कि हमारे बिहाफ में टीडीएस काटे। जैसे कंपनी कंपनी जब डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट किया, उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटा, अब हम लोग को कोई इंटरेस्ट देगा तो वो हमारे बिहाफ पे टीडीएस काट सकता है, आप काट सकते हो, वो नहीं काट सकता। हाँ, मतलब आपको जब आप इंटरेस्ट पे किए तो आप काट लिए टीडीएस, और जब आपको मिलेगा तो वो नहीं काट सकता टीडीएस। हाँ, काट सकता है ना, वो काट लिया टीडीएस, वो भी टीडीएस काट। क्या प्रॉब्लम है केस में? इस पर टीडीएस आपका असेट होगा। लास्ट जो अपने डिबेंचर इशू ऑफ डिबेंचर जब अपने पढ़े, वहां पे जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे रहा था तो आपका टीडीएस पेएबल बन रहा था। जहां टीडीएस फंडेबल बनेगा या टीडीएस असेट बनेगा, बस सिंपल टीडीएस अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, खैर छोड़ो, ये वाला बात हम अलग से कैप्चर करेंगे। अभी आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको लेकर के, इसका टीडीएस को लेकर के अलग से डिस्कशन होगा, भूल जाओ कि हमने कुछ भी। ठीक है, भूल जाओ सर। अभी हम लोग फ्लो में है, ये आगे बढ़िए आप। यहां पे हम लोग को देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा मिला, हो गया, बात खत्म, मैटर क्लोज। अब सुनना, अब रिडेम्पशन का काम करेंगे। अब रिडेम्पशन का काम होगा, रिडेम्पशन का काम सर क्या होगा? अपने ऑलरेडी जब इशू किया था तो लायबिलिटी बुक किया था, 9% डिवेंचर, 11% डिवेंचर, जितना भी परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अगर पोरोड है तो पोरोड अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर है तो वो भी डेबिट। टू डिवेंचर होल्डर, अपने एग्जांपल में अपने 10 लाख ही रखते हैं, सिंपल। अब सर डीआरआर हम लोग किस पे क्रिएट करेंगे? मान लो यहाँ पे पोरोड है 1 लाख का, तो टोटल 11 लाख हो गया, तो 11 लाख हो गया। आप तो डीआरआर हम लोग से खाली 10 लाख पे क्रिएट करवाए हैं। डीआरआर तो क्रिएट होगा वो फेस वैल्यू पे ही होगा। डीआरआर या डीआरआई कैलकुलेट करते वक्त खाली फेस वैल्यू चेक, पोरोड से मत। तो पोरोड वैसे भी मैटर नहीं किया, ऊपर हम लोग जो भी करें नहीं करें। डिवेंचर होल्डर बैंक कितना सर? 11 लाख, 7 लाख, करेक्ट। डिवेंचर को ड्यू किए, डिवेंचर होल्डर को पे किए। जैसे ही आपने डिवेंचर होल्डर को पे किया, वैसे ही डीआरआर टू जीआर जो आपने 1 लाख का बना के रखा है वो गया। ये पूरा प्रोसेस है लम सम टेंशन का। नहीं छोड़े हैं एक्सेप्ट दैट टीडीएस वाला बात जो हमको बता, अज्यूम कर रहे हैं वो अभी तक नहीं। बाकी इसमें सारा डिस्कशन कवर हो गया लम सम रिडेम्पशन। तरह से एक बार इंस्टॉलमेंट वाला बता देते हैं सर। 10 लाख का वेंचर है, रीपेमेंट शेड्यूल देखो। देख लो, 4 इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन हो गया, टोटल 10 लाख रुपया। 3-2-3-2। पहला जर्नल एंट्री बोलो किस दिन होगा?
31 मार्च 23 क्या जर्नल एंट्री होगा? सर ये गलती से नहीं है, ये जानबूझ के, ठीक है। 31 जनवरी 24 को जर्नल एंट्री क्या हुआ बोलो तो सर? जर्नल एंट्री होगा गाइस, क्वेश्चन में किसी दिन आपको ऐसा दिखे, सोल्यूशन आप देख रहे हो कोई बुक का सोल्यूशन, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो हम बार बार 30 अप्रैल बोल रहे हैं, बुक का किसी सोल्यूशन में 1 अप्रैल दिया हुआ है, चेक करना क्वेश्चन को ठीक से, क्वेश्चन में डेट मेंशन किया होगा कि किस दिन डीआरआई करना है, क्वेश्चन में लिखा होगा किस दिन डीआरआई कर दो, और अगर नहीं लिखा फिर भी लिख दिया तो दैट वाज अ चॉइस, आप 30 अप्रैल को अकाउंटिंग कर, और नहीं तो क्वेश्चन में अगर कोई डेट बोल देगा उसको रेस्पेक्ट पूरा देना पड़ेगा, फिर तो आपका मनमानी वाला मार्क्स कटेगा, मतलब आप मन से लिखोगे कैसे चलेगा, क्वेश्चन अगर बोल दिया डेट तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। सर कितना क्रिएट करे बोलो डीआरआर? हाँ, पर रिडीम होने वाला है 31 जनवरी 24 को 3 लाख, से फर्क नहीं पड़ेगा कितना अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन होने वाला है, रिडेम्पशन स्टार्ट होगा उसके पहले डीआरआर क्रिएट होगा, डीआरआर कितना क्रिएट होगा? टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10%, सिंपल एज दैट, टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10% का मतलब वही 1 लाख। ओके, फिर 30 अप्रैल 23 आया, अब हम लोग को सर डीआरआई करना पड़ेगा, डीआरआई टू बैंक करना पड़ेगा, डीआरआई टू बैंक जो करेंगे बताओ कितना अमाउंट का करेंगे? सर जितना रिडीम होने वाला है, साल में जितना रिडीम होने वाला है उसका 15, 3 लाख का 15% मतलब 45,000, डेट ऑफ रिडेम्पशन आया, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, एक बार हम काम को सिंपल रखना चाहते हैं, अच्छा यहां पे बेचने के पहले, बेचने के पहले वेट 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 देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना रिडेम्पशन होने वाला बताओ तो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना रिडेम्पशन होने वाला है जल्दी से बताओ तो? 0। 31 मार्च 25 वाला डेट कहां है? 24-25 में कहां है? नहीं है, केयरफुल डेट को लेकर के, वेरी केयरफुल, राइट। हालांकि एग्जाम में ये सब नहीं करता है, हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि देखो ये सब भी डेंजर हो सकता है, क्लियरिटी फॉर जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, नेक्स्ट ईयर में अगर रिडेम्पशन नहीं होने वाला है तो डीआरआई को चुपचाप बेचो अभी, कितना में सर? मान लो एक बार के लिए सेम अमाउंट, ठीक है ना, हम प्रॉफिट एंड सेल, लॉस ऑन सेल वाला लफड़ा भी नहीं डाल रहे हैं, वो सब भी रह सकता है, हम लोग को मालूम है, बिकवा दे, क्या जैसे बिकवाना, इसमें इंटरेस्ट दिलवाएगा दिलवा दे इंटरेस्ट, इसमें ब्रोकरेज कटवाएगा कटवा दे, जो करना करना, वो सब वो वाला कंफर्ट हम लोग के पास है, वो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अब डीआरआर डिवेंचर को रिडेम्पशन करने का टाइम आया, हम पोरोड को भी एक बार इग्नोर कर रहे हैं, अब चीजों को एक बार सिंपल रख के खाली चीज को, कॉन्सेप्ट को खाली एक बार पकड़ो, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना? 3 लाख, क्या 3 लाख का रिडेम्पशन हो गया, डन। अब सर तुरंत डीआरआर टू जनरल रिजर्व, ये काम तो पक्का करेंगे, इसमें कोई सोचने का बात ही नहीं है, रिडेम्पशन हो गया, प्रोपोर्शनेट डीआरआर टू जीआर करना ही करना है, रिडेम्पशन हो गया, प्रोपोर्शनेट डीआरआर टू जीआर करना ही करना है, 10 लाख में से 3 लाख का रिडेम्पशन हो गया, 3 लाख का 10% कितना होता है? 3 लाख का 10% 30,000, 30,000 का डीआरआर जो आपका क्रिएट किया हुआ, ये आप काम का जरूरत नहीं है, अब इसको डीआरआर से जनरल रिजर्व में भेज दीजिए, इस साल का रिडेम्पशन का काम पूरा कंप्लीट, एक इंस्टॉलमेंट का काम कंप्लीट हो, अभी भी रुक जाना, ये 31 जनवरी 24, नेक्स्ट रिडेम्पशन किस दिन है? 31 मार्च 20, 31 मार्च 26 का पिछला फाइनेंशियल ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर सर 31 मार्च 26 इज 25-26, 25-26 से पिछला फाइनेंशियल ईयर 24-25, उसका लास्ट डेट 31 मार्च 25, नेक्स्ट डेट विल बी ऑन 31 मार्च 25। सर आप डीआरआर क्यों क्रिएट करने का सोच रहे हैं? आप ऐसा सोचोगे, लेकिन बता रहे हैं डीआरआर तो आप ऑलरेडी जब स्टार्ट किए तो आप क्रिएट कर चुके हो, डीआरआर हम
पास पड़ा है। डीआरआर क्रिएट करने का काम सिर्फ एक बार होता है, थोड़ा थोड़ा करके जर्नलिज्म में जाता रहता है प्रोपोर्शनली। तो डीआरआर क्रिएट करने का काम अब नहीं करना है, ये काम हो चुका है। और डीआरआई का काम सर चेक करना पड़ेगा, बहुत केयरफुल हो जाना डीआरआई करते समय। सर फाइनेंशियल ईयर जिसमें रिडेम्पशन होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बिगिनिंग अप्रैल 25, अप्रैल 25 का लास्ट डेट 30th अप्रैल 25। कम ऑन, 30th अप्रैल 25 को, 30th अप्रैल 25 को डीआरआई टू बैंक सर कितना, जितना रिडेम्पशन होने वाला है, रिडेम्पशन होने वाला है 2 लाख, 2 लाख का 15%, 30,000, 2 लाख का 15%, 30,000 कर दिए। अब आया डेट ऑफ रिडेम्पशन 31 मार्च 26, तुरंत इसको बेचे, बेच दें, बेचने के पहले हाथ रुकना। इंस्टॉलमेंट मेथड में बहुत केयरफुल रहना, लमसम में सोचने की बात नहीं है सर। अब आगे कोई और रिडेम्पशन बचा नहीं है, तुरंत बेचो ही बेचो, पक्का बेचो। लमसम में भी लास्ट इंस्टॉलमेंट में बेचो ही बेचो, पक्का बेचो। बाकी केसेस में केयरफुल, बेचते समय केयर। यहां पे देखो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है क्या कुछ? यस सर, 31 मार्च 27 में है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिडेम्पशन करना पड़ेगा। दैट मीन अब चेक करो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डीआरआई का जरूरत रहेगा, तो 30th अप्रैल को ही, 30th अप्रैल को ही आपको डीआरआई का जरूरत है, तो फिर इन्वेस्टमेंट मत बेचो। वेट, पहले चेक करो कि कितना एक्स्ट्रा है या कितना कम है। अगर ज्यादा है, नेक्स्ट ईयर में जितना रिक्वायर्ड है, बात को ठीक से सुनो, ईयर में जितना रिक्वायर्ड है, अगर उससे ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना बेच सकते हो। नेक्स्ट ईयर में जितना रिक्वायर्ड है, अगर उससे कमती है आपके पास, तो कुछ मत करो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो क्रिएट करने का, और क्रिएट करने का, और इन्वेस्टमेंट करने का जो जरूरत है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30। फिर से सर हम लोग अभी बात, अभी वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट 31 मार्च 26। एज ऑन 31 मार्च 26 अपने को अभी रिडेम्पशन करना है, रिडेम्पशन का काम किए नहीं है, बट रिडेम्पशन का काम करें उसके पहले इन्वेस्टमेंट बेचने का टाइम आता है। इन्वेस्टमेंट बेचने के पहले हम लोग एक बार अलर्ट हो गए, इन्वेस्टमेंट तुरंत बेचे नहीं, हम लोग चेक किए कि क्या नेक्स्ट ईयर में भी रिडेम्पशन है। हाँ है, तो चेक करो कि नेक्स्ट ईयर में जो रिडेम्पशन होने वाला है उसमें डीआरआई का कितना जरूरत पड़ेगा। अगर जितना जरूरत पड़ेगा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो जितना ज्यादा है उतना वाला बेच सकते। अगर जितना जरूरत पड़ेगा उतना ही है या उससे कम है, कुछ मत करो, इन्वेस्टमेंट मत बेचो, क्योंकि वो तो नेक्स्ट ईयर में वापस से आपको जरूरत पड़ेगा ही। इस केस में अपने पास 30,000 का डीआरआई है, नेक्स्ट ईयर में जरूरत है 45,000 का, तो 15,000 का और जरूरत पड़ेगा। 15,000 हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल को इन्वेस्ट कर देंगे। अभी इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बट बेचना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, इन्वेस्ट भी अभी मत करो, 30 अप्रैल को करना इन्वेस्टमेंट, पर बेचेंगे नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इंटरेस्ट का अकाउंटिंग तो अगर क्वेश्चन डेट बोल दे कि कब कब इंटरेस्ट मिलता है, कब कब इंटरेस्ट मिलता है, अगर कुछ नहीं बोला तो जिस दिन हम लोग बेचेंगे उसी दिन तक का जो इंटरेस्ट होगा बस उस दिन रिसीव, या 31 मार्च तक का अक्रूवल कर देंगे, 31 मार्च तक का अक्रूवल कर लेंगे, कभी नहीं पूछता है। ठीक है, बताने को आपको, आपका क्वेश्चन आया तो बता दिए कि सर इंटरेस्ट अगर हुआ तो क्या करना है, कभी पूछेगा नहीं, लेट इट बी। ठीक है, तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बताओ अमाउंट 2 लाख। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही तुरंत डीआरआर टू जीआर प्रोपोर्शनेट करना ही करना है, इसमें किसी से नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना। कितना? 20,000। नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 30th अप्रैल 26। डीआरआई टू बैंक ओनली 15,000, क्योंकि सर 45 का जरूरत है, 30 पहले से पड़ा है, उसको हमने बेचा नहीं था। ठीक है, अब डेट आया 31 मार्च 27, क्या बेच सकते हैं?
अभी हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है 45,000 का, 30 पहले का, 15 कर चुके थे इस फाइनेंशियल ईयर। बट सर नेक्स्ट ईयर में रिडेम्पशन खाली 2 लाख है, नेक्स्ट ईयर में डीआरआई का जरूरत पड़ेगा आपको खाली 2 लाख का, 15%, 30,000 का, आपके पास पड़ा है 45,000। तो आप एक काम करिए, आप 15,000 वाला बेच दीजिए, 15,000 जितना इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए, बैंक टू डीआरआई 15 के 50, और अब रिडेम्पशन का काम कर दीजिए, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, DRR टू जनरल रिजर्व 30 के, 30 के, दिस रिडेम्पशन इज ओवर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो रिडेम्पशन करना है ना 31 मार्च 28 को, 27 28 वाला ईयर के बिगिनिंग में अप्रैल को, क्या अभी डीआरआई करें? सर 30 का जरूरत है, 30 ऑलरेडी पड़ा है, अब और डीआरआई करने का जरूरत नहीं। आप ओपन दिमाग के साथ डेट्स को ठीक देख के करोगे, कम फ्लो है, फ्लो है बस। सीधा जाइए 31 मार्च 28 में, सीधा जाइए 31 मार्च 28 में, किसी से नहीं पूछना है, अब और कुछ बचा ही नहीं रिडेम्पशन के लिए तो बेचो ना। हाँ, बैंक टू डीआरआई होगा क्योंकि बेचना है, बेचना ही बेचना है, सोचना ही नहीं है। इतना 30 के का पड़ा है, 30 के पूरा बेच दो। अब डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर कर दो, डिबेंचर होल्डर टू बैंक कर दो, अमाउंट कितना बोलो तो 2 लाख इज इट? और जो बैलेंस बच गया डीआरआर को जनरल रिजर्व में भेज दो। कितना बच गया? 20,000 ही बचा। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ इंस्टॉलमेंट। से ज्यादा गाइस कुछ भी नहीं है, पूरा चैप्टर कंप्लीट डिस्कशन हो, सम्स का प्रैक्टिस बाकी है जो अपने को एक क्लास और लगे। हाँ, 1 आवर का एक और क्लास लगेगा जिसमें खाली सम्स का प्रैक्टिस हो, खाली सम्स होगा। मेरे को जितना कॉन्सेप्ट बताना था बता दिए, खाली इंटरेस्ट जब मिलता है तो टीडीएस जो सामने वाला काट लेता है, खाली वो वाला चीज हम बताएंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं बता। ठीक है, तो आप लोग को ये वाला क्लास वापस से अटेंड करना है एक बार, और उसके बाद ये वाला क्लास का रिकॉर्डिंग देखोगे एक बार। हाँ, सो दैट कॉन्सेप्ट एकदम, खाली 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 50, खाली एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग वापस से देखोगे, रिवाइज हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास अटेंड करना, सम्स का प्रैक्टिस भी। बस यही होमवर्क, ठीक है। चलो आज का क्लास अपने यहाँ पे एंड कर रहे हैं गाइस, टाटा बाय बाय।